हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। अगर आप एस्टेट 2023 पीजीटी केमिस्ट्री के लिए तैयारी कर रहे हो तो वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। लास्ट ईयर आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, टॉपिक इन द सेंस हम लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस थे, एक ही टॉपिक से 5 क्वेश्चन पूछे गए एस्टेट 2022 थर्मोडायनेमिक्स क्लास +1 के टॉपिक से। साथ ही साथ जिन स्टूडेंट्स ने बैच के अंदर इनरोल किया हुआ है या लास्ट ईयर लिया हुआ था, उनको पता होगा कि पांचों के पांचों क्वेश्चन मैं आपके साथ वो स्क्रीनशॉट दिखाने वाला हूं क्लास के, जो डिस्कस किए थे। क्वेश्चन तो बाद में डिस्कस करेंगे। जैसे ये लेक्चर 1 से पहला क्वेश्चन था 124 नंबर, और ये है अपनी लास्ट ईयर के जो लेक्चर्स थे थर्मोडायनेमिक्स के, उसका जो लेक्चर 1 है उसके अंदर करवा रखा है। जिन बच्चों ने अभी इनरोल किया हुआ है वो देख सकते हैं कि वहां ये चीजें है या नहीं है, और लास्ट ईयर के थे उनको पता ही होगा। तो सबसे पहले एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे मैंने यहां लिखा हुआ है कि जो डिपेंड करती है मैटर कंटेन इन द सिस्टम, मतलब उसके अमाउंट पे डिपेंड करती है, उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव। और इंटेंसिव के लिए मैंने आपको ट्रिक से याद भी करवाया था, अगर कंफ्यूजन हो। इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट, वहां भी इंटेंसिव में IN आ रहा है और इंडिपेंडेंट में भी IN आ रहा है, तो दोनों सेम वालों को क्या बोला गया था, ये मास पे इंडिपेंडेंट होती है, उनके अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, उनको बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कैसा कैसा क्वेश्चन बन सकता है, मास हुआ, वॉल्यूम हुआ, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी, चाहे वो इंटरनल एनर्जी हो, एंट्रोपी हो, एंथैल्पी हो, गिब्स फ्री एनर्जी हो, ये सारी की सारी क्या होंगी, अपनी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होंगी। क्या होगी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे हीट कैपेसिटी हुआ। इंटेंसिव क्या होगी? जिनके अंदर मैटर के ऊपर है, जो डिपेंड ना करे, उनको क्या बोलेंगे? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी में जैसे टेम्परेचर हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, मोलर मास हो गया, स्पेसिफिक हीट हो गया। ठीक है, ये याद रखना तुम्हें। स्पेसिफिक हीट किसके अंदर आ रहा है? इंटेंसिव के अंदर। यहां देखिए टेम्परेचर, मान लीजिए आप वाटर को ले लीजिए, वाटर पानी आप गर्म कर रहे हो, आप 1 लीटर पानी को गर्म करोगे, वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करना, ठीक है, स्टार्ट कर देगा। अगर मैं 2 लीटर लूंगा फिर भी वो क्या करेगा? 100 डिग्री पे। अगर मैं 3 लीटर ले लेता हूं तो भी वो 100 डिग्री पे क्या होगा, मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो तो फिक्स है ना, मतलब उसका मैटर पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो टेम्परेचर क्या है? अपना इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसी तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी का कलर है, मान लो सोना तुमने 1 ग्राम ले लिया, सोना तुमने 20 ग्राम ले लिया, सोना तुमने 10 ग्राम ले लिया, उसका कलर तो चेंज नहीं होगा, तो कलर भी क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसी तरह से स्मेल हो गया, लस्टर हो गया, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेलेबिलिटी, कंडक्टिविटी, प्रेशर, ये सारी क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसके अलावा और क्या याद रखना है, मान लो कोई भी 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आपके पास, जैसे मास भी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि मास पे डिपेंड करेगा। वॉल्यूम क्या है? वो भी मास पे डिपेंड करती है। तो ऐसी कभी भी 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अगर प्लस किया जाए, उनको माइनस किया जाए या मल्टीप्लाई किया जाए, तो उनसे बनने वाली जो भी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होगी उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटेंसिव बोलेंगे। एग्जांपल के तौर पे हम देखने वाले हैं। जैसे आप यहां देखोगे, अभी हमने प्लस माइनस और डिवाइड, मैंने ये कहा कि कोई भी एक्सटेंसिव को एक्सटेंसिव के साथ ऐड करेंगे तो क्या आएगा? एक्सटेंसिव ही आएगा। अगर आप डिवाइड करते हो, 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और उनको आपस में आप डिवाइड करके तीसरी प्रॉपर्टी बना रहे हो, तो वो क्या होगी? इंटेंसिव। एग्जांपल के तौर पे आप डेंसिटी को देख सकते हो। जैसे मास क्या है? एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम भी क्या है? एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, बट डेंसिटी जो बनेगी वो क्या होगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। इसी टाइप से मैंने लास्ट ईयर तुमको बताया, प्रेशर जो है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स भी क्या है? आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और एरिया भी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। दोनों को डिवाइड करने से, एक्सटेंसिव को एक्सटेंसिव से डिवाइड करने से जो प्रॉपर्टी बनेगी वो क्या कहलाएगी? इंटेंसिव कहलाएगी। तो प्रेशर भी क्या है? आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। मोलरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स क्या है? एक्सटेंसिव है। मोल अमाउंट पे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम अमाउंट पे डिपेंड करेगा। 1 लीटर है तो कम वॉल्यूम कवर करेगा, 2 लीटर है तो ज्यादा वॉल्यूम कवर करेगा। क्लियर है? मोबाइल साइलेंट कर लेता हूं 1 मिनट में, ठीक है। तो ये भी क्या है? आपकी इंटेंसिव है। अच्छा, मोलरिटी वगैरह इनको क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन टर्म बोलते हैं। क्या है? कंसंट्रेशन है। तो मैं क्या बोलूंगा? कंसंट्रेशन होगी, वो क्या होगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। अब देखो, ऑल कंसंट्रेशन आर इंटेंसिव। चाहे तुम्हें मोलरिटी दे दे, मोलरिटी दे दे, नॉर्मेलिटी दे दे, मोल फ्रैक्शन दे दे, मास परसेंटेज बाय वॉल्यूम दे दे, मास परसेंटेज बाय वॉल्यूम दे दे, बाय मास दे दे, परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ दे दे। जैसे अपने पास मोल फ्रैक्शन है, मैंने नंबर ऑफ मोल्स ए के लिए और नंबर ऑफ मोल्स ए और बी के लिए, ये भी एक्सटेंसिव है, डिवाइड बाय एक्सटेंसिव है, ये भी क्या आएगा? आपका इंटेंसिव आएगा। पीएच लिखा हुआ है, पीएच इज इक्वल टू माइनस log ऑफ H पॉजिटिव। ठीक है, ये सारे आपको थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर में करवा रखे हैं। ये पहले ही लेक्चर की क्लास लेक्चर नंबर 1 में है, ये थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर नंबर 1 में जो ये स्क्रीनशॉट डला हुआ है, मतलब है क्लास का यही। तो ये भी क्या होगा आपका? अगर पीएच पूछ ले तो वो भी क्या होगा? इंटेंसिव होगा, क्योंकि आपके पास क्या है? जो कंसंट्रेशन है वो क्या है? इंटेंसिव है। अगर आपको इंटरनल एनर्जी ऐसे लिख कर दे 30 जूल या 10 जूल पर मोल,
10 जूल पर मोल, ऐसे नंबर में लिख कर दे तो इसका मतलब क्या है, ये 30 जूल लिखा हुआ है तो ये सिंपल क्या है, एक्सटेंसिव है। अगर जूल पर मोल लिख कर दे दे क्वेश्चन के अंदर तो वो क्या हो जाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। मेरे ख्याल में यहां तक आपको मामला समझ में आ गया होगा। अब ये आंसर देख लीजिएगा, इसका आप कर पाते हो क्या। ये लास्ट ईयर का जो मैंने पढ़ाया था वही आपके साथ डिस्कस किया है, जो क्लास के लेक्चर के अंदर है। यहां आप देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी, कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो इंटरनल एनर्जी हमने अभी बात की थी, किसी भी टाइप के एनर्जी है वो क्या है आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। डेंसिटी अभी हमने देखा था, मास बाय वॉल्यूम, ये भी एक्सटेंसिव थी, ये भी एक्सटेंसिव थी, तो जो बनने वाली होगी वो क्या होगी, इंटेंसिव होगी। टेम्परेचर हमने बात ही कर ली, क्या है, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉईल करता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह क्या होते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं। प्रेशर अभी हमने देख लिया, फोर्स अपॉन एरिया, ये भी एक्सटेंसिव था, ये भी एक्सटेंसिव था, बनने वाला क्या होगा, इंटेंसिव। मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। जितने भी कैंडिडेट्स ने अभी तक विजिट नहीं किया एप्लीकेशन पे, आप विजिट कर सकते हो अगर आप बैच के लिए देख रहे हो तो, इंटरेस्टेड हो तो, ठीक है। और फर्दर क्वेरीज के लिए आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 144, जो कि लेक्चर 1 के अंदर सिंपल जहां हम डेफिनेशंस पढ़ते हैं वहीं से ये क्वेश्चन था कि आइसोथर्मल क्या होता है, एडियाबेटिक क्या होता है, आइसोकोरिक क्या होता है, ठीक है, आइसोबारिक क्या होता है। तो एडियाबेटिक में क्या होता है, मैं बोलूं डेल्टा क्यू 0 होता है, ठीक है, जैसे कि आपको बता रखा है। एडियाबेटिक प्रोसेस फास्ट होती है, क्यू 0 होता है, हीट रिमेन कांस्टेंट, हीट क्या रहती है, सिस्टम की कांस्टेंट रहती है, ना बाहर निकलती है ना अंदर जाती है। तो ये तुमको वहां डिस्कस किया हुआ है, स्पेसिफिक हीट इज 0 ड्यूरिंग ए एडियाबेटिक प्रोसेस, ये चीजें लिखवा रखी है सारी, ठीक है। आगे ये फर्दर आपको ये भी बताया हुआ है कि एक्सपेंशन के दौरान कूलिंग होती है, एक्सपेंशन के दौरान पॉजिटिव T2 माइनस T1, ये सारा वहां किया हुआ है। बट ये जो क्वेश्चन था ये बहुत सिंपल था, इसमें तो आपको पता है एडियाबेटिक का मतलब क्या है कि क्यू 0 है यहाँ, ठीक है, ये आइसोबारिक है, ये आइसोथर्मल है, ठीक है। तो ये आपके लिए जो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको तो हर किसी ने अटेम्प्ट किया होगा लास्ट ईयर भी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, तो यहां से कैसा क्वेश्चन और बन सकता है, देखिए ये क्वेश्चन भी हमने उसमें किया हुआ है, डेल्टा जी मैक्सवेल स्क्वायर जो आपको करवाया उसके अंदर। तो यहां आपको ये याद रखना है SHP और साथ में क्या है PGT, ऐसे याद रखोगे, PGT के लिए तैयारी कर रहे हो V80, ठीक है, V80 SUV, ये आपको याद रखना है। XUV याद रख लेना, SUV याद रख लेना, ठीक है। तो यहां आपसे बोला गया, देखो वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बट कैसा क्वेश्चन और बन सकता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वो है समझाना आपको। डेल्टा जी जो है वो सबको पता है लेस देन 0 होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए हम बोलते हैं नेगेटिव होना चाहिए, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। अब पता है यहां बोला गया है प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब देखो ये जो जी है ये क्या है, लेस देन 0 है, लेस देन 0। यहां क्या लिखूंगा मैं, टेम्परेचर और प्रेशर इसके पेयर में लिखूंगा। पेयर में लिखने का मतलब क्या है, नीचे लिखने का, जिसको हम सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है, साइंटिफिक लैंग्वेज में। तो अगर मैं सबस्क्रिप्ट में लिखता हूं तो इसका मतलब ये दोनों कांस्टेंट थे। इसके अलावा तुम्हें ये बोल दिया जाए डेल्टा एच के बारे में क्या ख्याल है, डेल्टा ए के बारे में क्या ख्याल है, डेल्टा यू के बारे में क्या ख्याल है। अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का इनके रिस्पेक्ट में पूछा जाए तो क्या कहेंगे। देखो जो इस स्क्वायर में जो बीच वाले जितने भी है ना, बीच वाले जितने भी है वो सब क्या होंगे, लेस देन 0 होंगे। मतलब डेल्टा जी के लिए भी क्या होगा, लेस देन 0, डेल्टा यू के लिए भी क्या होगा, लेस देन 0, डेल्टा ए के लिए भी क्या होगा, लेस देन 0। ये सबको समझ में आता है। इनके साथ कांस्टेंट कौन से वेरिएबल होंगे, जैसे यहां तो मेंशन कर दिया डेल्टा जी, टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होते हैं डेल्टा जी के साथ। अगर एच के साथ बात करें तो हम क्या कहेंगे, इसके दोनों साइड जो है ना वो कांस्टेंट होंगे, मतलब एस और पी कांस्टेंट होंगे। कलर चेंज कर लेता हूं, मतलब एस और पी क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। देखो डेल्टा जी के दोनों बगल में क्या है, पी है, और इधर क्या है बगल में टी है, तो पी और टी कांस्टेंट होता है डेल्टा जी के लिए। हम सिंपल पढ़ते हैं क्लास प्लस में डेल्टा जी लेस देन 0, पर कंडीशन होती है कि टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर ए के रिस्पेक्ट में पूछे तो हम क्या कहेंगे, वी और टी क्या होना चाहिए, उसके जो दोनों बगल में है वो कांस्टेंट होंगे, मतलब वी और टी कांस्टेंट होंगे। इंटरनल एनर्जी के रिस्पेक्ट में पूछ ले, यू के रिस्पेक्ट में, तो एस और वी हो जाएगा, एस और वी कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब अगर मैं एस से लिखना चाहूं डेल्टा यू, एस और वी, ये दोनों कांस्टेंट होंगे और लेस देन 0। यहां तक मेरे ख्याल में ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसमें 2 एरो भी लगाते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं ऐसे वाले, ठीक है। बट इतना फर्दर आपको एडवांस अगर पूछ भी लिया जाएगा, मान लो अगर पूछेगा तो यही पूछेगा, मान लो ऐसा पूछ लिया जाए डेल्टा जी के रिस्पेक्ट में कि किस वेरिएबल के कांस्टेंट होने पे स्पॉन्टेनियस होती है रिएक्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लेक्चर नंबर 3 के अंदर आपको करवाया हुआ है, स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एट 298 केल्विन नॉट 0 फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। तो क्या पढ़ाया गया था तुम्हें क्लास के अंदर, यही बोला गया था कि ऑल एलिमेंट इन द एलिमेंट्री स्टेट हीट ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा एच एफ फॉर्मेशन क्या होती है, 0। मैंने कुछ ट्रिक्स भी बताई थी आपको ER करके,
ठीक है, कि जब भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कम्बशन आता है तो अपने को डाटा दिया होता है कब अपने को रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है, कब अपने को प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहीं से बनते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन और एंथैल्पी ऑफ कंबशन। उनमें आपको कहीं जगह डाटा देता है, कई जगह रिएक्शंस देता है, उनसे हमें एक नई रिएक्शंस बनानी होती है। तो यहां अगर हम बात करें तो जैसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जब भी हम बात करते हैं तो वो स्टैंडर्ड एलिमेंट उसके एलिमेंटल फॉर्म से बनते हैं। जैसे मैंने कहा क्लोरीन गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है तो इसके लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी, 0। सोडियम क्या है, मेटल है सॉलिड स्टेट में, इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0। ब्रोमीन क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है तो इसका एंथैल्पी अगर ये लिक्विड फॉर्म में है तो 0 होगा। आयोडीन सॉलिड फॉर्म में होता है I2 तो इसका 0 होगा। सल्फर S8 रोम्बिक वाला, कौन सा, रोम्बिक सल्फर अगर दिया हो, सल्फर की अलग अलग एलोट्रोपिक फॉर्म थी, रोम्बिक सल्फर अगर दिया है तो वो क्या है, जैसे कार्बन है, कार्बन की कई फॉर्म होती है ना, डायमंड भी होती है, ग्रेफाइट भी होती है, बट जो एलिमेंटल फॉर्म है जिसमें डेल्टा HF 0 होगा वो क्या होगी, ग्रेफाइट होगी। कार्बन की कौन सी फॉर्म, ग्रेफाइट। इसी तरह सल्फर S8 की कौन सी होगी, सल्फर की बात करूं तो रोम्बिक वाली। और P4 में जैसे आपके पास व्हाइट और अलग अलग होते हैं, ठीक है, ब्लैक, फॉस्फोरस, P ब्लॉक के अंदर हम पढ़ते हैं। तो यहां तुम क्या कहोगे, व्हाइट वाला है तो उसका क्या है, डेल्टा HF 0 होगा। तो ऐसे ये जो मैंने आपको क्लास के नोट्स भी यहां डाल रखे थे, आपको याद भी करवाए थे या लिख भी दिए थे कि 0 किस किस का होगा। जैसे ऑक्सीजन का 0 था, Cl2 का 0 था, ठीक है, ये क्या हो गया, ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है, सबके यहां मेंशन किए हुए थे। आगे इसके बाद तुम्हें 2-3 क्वेश्चन भी करवाए हुए थे। इस क्वेश्चन में जैसे ये पूछा गया था, कौन सी स्पीसीज बाय विच हैज नॉट डिफाइन हैज 0 स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एट 298 केल्विन। जैसे Br2 गैस दिया हुआ था आपको, तो मैंने बताया था Br2 गैस तो नहीं हो सकता क्योंकि लिक्विड फॉर्म में 0 होता है। ब्रोमीन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Br लिक्विड फॉर्म में। क्लोरीन गैस, Cl2 गैस ये फॉर्म में ही होता है तो ये 0 होगा। H2O गैस नहीं होता। देखो H2O एलिमेंटल फॉर्म नहीं है, ये किससे मिलकर बना होता है, H2 और O2 से मिलकर बनता है। ये इसके एलिमेंटल फॉर्म इनसे मिलकर बनता है ये, तो ये एलिमेंटल फॉर्म में नहीं है। CH4 है तो ये भी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है, तो इसका भी डेल्टा HF 0 नहीं होगा। तो आपका क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, देखो ब्रोमीन है, कार्बन का ग्रेफाइट फॉर्म दिया हुआ है, Cl2 का 0, तो इसका भी 0 होगा, इसका भी 0 होगा, इसका भी 0 होगा। और आपसे पूछा किसका 0 नहीं होगा, तो ब्रोमीन गैसियस स्टेट में 0 नहीं होगा, डेल्टा HF इसका 0 नहीं होगा। थर्ड इज द राइट आंसर। मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है हुआ होगा। उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है, देखिए यहां आपको आइसोबारिक दिया हुआ था। ये क्वेश्चन जो था आपको जो टेस्ट F दिए थे लास्ट टाइम मैंने 200 क्वेश्चन, इस बार मैंने जैसे आपको बोला है वो टेस्ट के क्वेश्चन आपको कर दिए जाएंगे 450। मतलब लास्ट ईयर आपके पास 200 क्वेश्चन थे, ठीक है। इस देखो ये तो क्लास के क्वेश्चन थे जो जितने करवाए हैं, इसके अलावा टेस्ट F आपको बैच के अंदर दिए गए हैं। जहां लास्ट ईयर मैंने 17 टेस्ट डाले थे जिसमें 200 क्वेश्चन थे, और उसमें से ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था, वो वीडियो भी आप चेक कर सकते हो। जिस दिन अपना एग्जाम हुआ था उसी दिन मैंने आपको लाइव आकर और वो क्लास में जो टेस्ट ओपन करके भी दिखाए थे, भी ये क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो यहां आपसे आइसोबारिक बोला है। आइसोबारिक का मतलब है कि प्रेशर कांस्टेंट है, और इससे कैसा कैसा क्वेश्चन और बन सकता है इस क्वेश्चन से। बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर तो हम बहुत आसानी से दे सकते हैं कि आइसोबारिक क्या गया है, तो जैसे यहां सीपी बोला गया है तो जो पेयर में लिखते हैं वो कांस्टेंट होता है, तो सीपी सीवी, तो यहां आपका आंसर तो यही हो जाएगा। बट इसके लिए कौन कौन से फॉर्मूले याद करने, आपको कैसा क्वेश्चन और बन सकता है, यहां आपको आई बटन के अंदर एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, आप उसको भी विजिट कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में मैं पहला ही लिंक डाल दूंगा। 27-28 मिनट के आसपास इस क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। आप वो वीडियो देखकर इससे और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आप देख सकते हो। यहां तो सिंपल है, देखो आइसोकोरिक हो सकता है, आइसोबारिक हो सकता है। आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल होता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, आइसोकोरिक होता है तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है। इसमें तो आप सिंपल आंसर तो ये कर देते हैं आइसोबारिक से, ठीक है। बट आपको सिंपल रट्टा नहीं मारना है, आपको ये भी देखना है कि कैसे क्वेश्चन और आ सकते हैं इससे। पूरा कंप्लीट फॉर्मूला क्या है उसके लिए आप ये क्लास विजिट कर सकते हो, मैंने यूट्यूब पे करवा रखा है। तो बार बार वही चीज दोबारा करके टाइम खराब करना कोई अपना मोटिव नहीं रहता कभी से भी, ठीक है। तो उसको आप विजिट कर सकते हो। अगर जिसने देखा है बहुत बढ़िया, जिसने नहीं देखा है कमेंट सेक्शन के अंदर मैं लिख दे देता हूं। और जो ऐप के ऊपर विजिट करना चाहता है वो डेमो क्लासेस देख सकता है, और ये टेस्ट वाले क्वेश्चन है वो आपके अपडेट कर दिए जाएंगे 450, ठीक है। पहला काम आपका क्या है, जैसे पेरीसाइक्लिक हुए, ठीक है, NMR हुआ, IR हुआ, UV हुआ, उनको भी कवर करना है आपको, क्योंकि वहां से अब जैसे इनका कोई भरोसा नहीं होता एस्टेट का। जैसे अब की बार 60 में से 5 क्वेश्चन एक टॉपिक से थे, ठीक है। तो मान लो NMR से, IR से, UV से, पेरीसाइक्लिक से 2 क्वेश्चन डाल दे, ठीक है। और जो एस्टेट क्लियर ना होना है
जिन बच्चों का नहीं होता या जिन कैंडिडेट्स का रह जाता है, वो मेनली जो तैयारी करते हैं वो देखना इसी रेंज के अंदर फंसते हैं 85 से 89। उसके बाद वाले तो यूं मान लो कोई 70 पे बैठा है तो उसको तो यूं मान लो उसको तो काफी जरूरत थी, ठीक है, उसने तो मतलब ऐसे फॉर्म भर दिया और ऐसे बिना तैयारी के रैंडमली दिया होगा, ठीक है। तो जिसका भी मान लो, ऐसा नहीं है कि आप अगर 60 पे हो तो आप कर नहीं सकते, कर सकते हो, पर अभी से अगर आप स्टार्ट करते हो तैयारी तभी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मतलब एग्जाम आने में 5 दिन रहे हैं एग्जाम में और फिर तुमको जाग आ रही है कि बिल्कुल एग्जाम आ गया और अब हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का, आपका दिन शुभ हो, ऑल द वेरी बेस्ट।